हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपना फंडामेंटल चैप्टर कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, स्टार्ट राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पर्टिकुलर क्या कर चुके हैं आपको पता होना चाहिए। हम इससे पहले राइट टू इक्वालिटी हमने स्टार्ट किया था, आर्टिकल 14 में हमने कर लिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 15 में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, ये भी पढ़ा था। और इसके अंदर हमने सारा कुछ पढ़ा कि कब से ईडब्ल्यूएस को मतलब कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने लगे, कब से ओबीसी को करने लगे, मंडल कमीशन करने, यह सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आर्टिकल 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि हम यहाँ में क्या करेंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस थे हर एक चीज़ का, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम पर्टिकुलर वीडियो में आर्टिकल 17 स्टार्ट करें, दैट इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और बोलता है कि कोई भी किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अनटचेबिलिटी की वजह से कोई भी अगर डिसेबिलिटी होती है, लाइक अगर आपने किसी की डिग्निटी पे हार्म पहुंचाया ड्यू टू दिस अनटचेबिलिटी, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है एज पर लॉ। फाइन, 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था और इस एक्ट का रीनेम कर दिया था, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, सो दैट हम क्या कर सके, अगर अनटचेबिलिटी या फिर एससीज के साथ कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या जो पीनल प्रोविजंस हैं, हमने उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, हम उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, 1955 में ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, इसको हमने अमेंड करके क्या बनाया, इस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है सभी सिविल राइट्स एज एनी राइट्स, मतलब कि जो भी राइट्स हमने एक पर्सन को दिए गए हैं बाय द रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इस एक्ट में सभी राइट्स हैं जो कि हमने एक पर्सन को दिए गए, सो दैट उनके अगेंस्ट कोई भी ये प्रैक्टिस परफॉर्म ना कर पाए, विच इज कन्फर्ड बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा देखो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। फाइन, कहीं आप सोचो कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नो, जो टर्म अनटचेबिलिटी है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी एक्ट में मेंशन है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इसमें भी टर्म अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। हाउएवर, मैसूर हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 17 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, बट अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है विच हैज डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या जो भी हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया में सोसाइटी में जो क्लासेस हैं, मतलब क्लासेस को हमने डिवीजन किया हुआ है, तो इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटीज imposed on the certain classes of the person by reason of their birth in certain caste। मतलब अगर कोई इंसान सर्टेन कास्ट में पैदा हुआ है तो हम क्या करें, कुछ उन पे कुछ सोशल डिसेबिलिटीज हमने इम्पोज की है, इसलिए वो डज नॉट कवर सोशल बॉयकट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कवर नहीं करता, अगर फ्यू इंडिविजुअल्स अगर उन्हें सोशली बॉयकट करते हैं या फिर उनको रिलीजियस सर्विसेज में से एक्सक्लूड करते हैं तो वो ये सब कवर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आर्टिकल 17 के अंडर राइट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। फाइन, मतलब कि ये नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, नो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कोई भी इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है स्टेट को, अगर ऐसा किसी का हुआ है तो अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है तो उनको नेसेसरी स्टेप लेना ही पड़ेगा। फाइन गाइस, फाइन गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल बात यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में कि कोई भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता अगर कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट में बोर्न हुआ है। लेकिन इन्होंने कुछ ये भी बोला है कि आर्टिकल 17, देखो ये आपको पता होना चाहिए, अनटचेबिलिटी ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी एक्ट में मेंशन है। फाइन, और अगर कोई ऐसा वायलेट कर रहा है ये लॉ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि उनके अगेंस्ट आपको लीगल प्रोविजंस लेने पड़ेंगे। फाइन, नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। फाइन, ये अंडर आर्टिकल 18 आता है। देखो पहले क्या होता था, लाइक देखो जो आज हमें कास्ट बनी हुई है ना, कास्ट पहले वो कास्ट नहीं होती थी, वो एक ऑक्यूपेशन होता था और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्हीं जो कास्ट को मतलब जो ऑक्यूपेशन थे उनको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। फाइन, सब लोग क्या करते थे, उन्हें अपना एक मतलब कि टाइटल बना लेते थे। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा, लाइक कोई डाइटिशियन है,
वो अपने आगे टाइटल लगा रही है DT, ठीक है। कोई मतलब कुछ कुछ है ना, हर बंदा अपने आगे टाइटल लगा देगा, फाइन। कोई अगर कैप्टन बना है, पायलट बना है, तो अपने आगे लगा देगा पायलट, कैप्टन। ये टाइटल हम नहीं लगा सकते अगर आपको कोई ऑक्यूपेशन है, फाइन। हम टाइटल सिर्फ, या अगर आपको कोई मिलिट्री, कोई आपको अवार्ड मिले, लाइक पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो आप ये नहीं लगा सकते कि मैं पद्मश्री आगे अपना नाम लगाओ, ठीक है। या फिर जो भी है, आप उसको अपने टाइटल नहीं यूज कर सकते। आपके पास टाइटल कौन कौन से, मिस्टर, मिसेज, मिस, ये होते हैं टाइटल्स, फाइन। इसके अलावा क्या टाइटल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो आर्टिकल 18 ये बोलता है 4 प्रोविजंस हैं इन दिस रिगार्ड, और टाइटल्स को एबोलिश करता है। मतलब कि आप अपने, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक उस पे हो, मतलब एक पहुंच पे हो, तो ये नहीं कि आप अपने ऑक्यूपेशन को एज अ टाइटल यूज करोगे, ठीक है। सो इसलिए आएगा आर्टिकल 18 एबोलिश टाइटल्स इस, और इसमें 4 प्रोविजन बनाए। अब वो 4 प्रोविजन कौन से, देखो ये स्टेट को प्रोहिबिट कर दिया कि आपको किसी को टाइटल नहीं देता एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब कि अगर आपने अकेडमिक में कुछ ऐसा किया, लेकिन अगर आपने MBBS की डिग्री ली है, तो वो तो आपके आगे डिग्री डॉक्टर लगेगा, तो ये बिल्कुल जायज़ है, फाइन। तो आप डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आपने PhD की डिग्री करी है, आपके नाम के आगे बाद में डॉक्टर लग रहा है, तो ये जायज़ है, फाइन। तो एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। वैदर सिटीजन हो या फिर फॉरनर, ठीक है। तो कहीं सिटीजन हो या फॉरनर, वो अपने नाम के आगे कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। मिलिट्री में जैसे कोई लेफ्टिनेंट है या कुछ भी है, वो अपने नाम के आगे वो टाइटल यूज कर सकता है। ये सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब कि सपोज करो अगर आपको कोई अवार्ड मिल रहा है किसी और कंट्री से, तो आप किसी फॉरेन कंट्री से वो अवार्ड नहीं ले सकते, सिंपल बात ये, ठीक है। अगर इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे अंडर द स्टेट अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, वो भी कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फाइन। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर ने इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, और अगर उसे फॉरेन से कोई टाइटल मिल रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कब तक, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो गाइस, बी और सी पॉइंट में डिफरेंस समझिए। बी में क्या है कि जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, वो फॉरेन से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फाइन। जबकि जो फॉरेनर है, अगर वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, वो जब तक फॉरेन में से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं लेता। इसके अलावा नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगेन गाइस, कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेनर जो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर स्टेट, अंडर गवर्नमेंट, तो वो कोई भी प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही कुछ मतलब कि एमोलमेंट या कोई राइट्स, एमोलमेंट तो कुछ राइट्स या प्रिविलेजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन कंट्री से विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो ये सब नहीं अलाउड कर सकता, ठीक है। अभी क्या फ्रॉम द अबव, ये क्लियर था जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे ऑफ नोबिलिटी, जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट थी पहले, वो कुछ अपने नाम करके टाइटल्स यूज करती थी, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एक्सेट्रा, जो कॉलोनियल स्टेट्स के द्वारा दिए गए थे, वो आर्टिकल 18 के अंदर बैन कर दिए गए अगेंस्ट द प्रिंसिपल इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, फाइन। क्योंकि अगर आप ये यूज करोगे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, तो पता चलेगा कि हाँ यार आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, तो वो आपको क्या शो करती है कि यू आर अ हायर, मतलब कि आप क्या हो, जो हमारी सोसाइटी है ना, आप उससे ऊपर हो, ठीक है। तो हमें ऐसा फील नहीं कराना ना, हमारा एम क्या है कि हम इक्वल स्टेटस से हर एक बंदे को, ठीक है। हम अगर आपको हाई स्टेटस दे रहे हैं तो अल्टीमेटली हम सोसाइटी को तो लो कर रहे हैं ना, तो हमने वो नहीं करना, इसलिए इन टाइटल्स को एबोलिश किया। अभी भी आप देख लो, आप क्या करते हो, चौधरी साहब, ये सब बोलते हो, तो ये क्या दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक तरह का हम उनको टाइटल की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मल टाइटल्स नहीं है, फाइन। तो उनको एज अ फॉर्मल वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया था, जो अगर आपको नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्मश्री, इन अवार्ड्स को आप एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, जो आपको प्रोहिबिट करता है ओनली हेरिडिटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी, फाइन। इसके अलावा एक मिनट गाइस, मतलब कि अगर आपको कोई अवार्ड मिला है जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, तो ये अवार्ड्स आपको कोई टाइटल्स यूज करने का हक नहीं देते
ठीक है, अंडर आर्टिकल 18 विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, ठीक है। ये तो प्रोहिबिट करता था ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स को एबोलिश करता है, जैसे महाराजा, राय बहादुर, इस तरह का। देयरफॉर ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मीन कि मैरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, मतलब कि नो डाउट आपका थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है, इक्वल ट्रीट करना है, लेकिन एक आपकी भी तो मेरिट है ना। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको रिकॉग्निशन देना चाहिए। तो हम ये जो अवार्ड देते हैं वो हम उसको आपको एज अ मेरिट या आपको रिकॉग्निशन देने के लिए देते हैं, ठीक है। हाईवर ये भी रूल किया क्या, आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे इसको एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते ऑन द नेम ऑफ अवार्ड। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके, अगर आपने ऐसा ये किया तो आपके अवार्ड्स को क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। ये जो नेशनल अवार्ड थे 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। जो जनता पार्टी गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई के द्वारा हेड की गई थी, उन्होंने इसको 1977 में डिसकंटिन्यू कर दिया, बट अगेन इसे 1980 में रिवाइव किया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। फाइन गाइस, आई होप आपको समझ में होगा। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी दैट इज द आर्टिकल 14 to 18 कवर होता है पूरा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राइट दैट इज द आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम के अंदर जो कवर होते हैं आर्टिकल 19 to लेके 22 तक कवर होते हैं राइट टू फ्रीडम में। फाइन, देखो गाइस, अब मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आर्टिकल 18 तक अच्छे से याद हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। देखो गाइस, आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट्स आपके प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये आपको पता नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 सिटीजन्स को 6 राइट्स गारंटी करती हैं। कौन कौन से, आपके पास फ्रीडम है कैसे भी बोलने का और एक्सप्रेस करने का, यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, आप पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हो, मतलब आप 5, 6 दोस्त, 10, 12 दोस्त इकट्ठे बैठ सकते हो विदाउट आर्म्स, लेकिन बिना डंडों के, बिना गन्स के या बिना चाकू के, विदाउट आर्म्स आप क्या कर सकते हो, पीसफुली इकट्ठे हो सकते हो। यू हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। देखो गाइस, ये जो हुआ था, मतलब आप ऐसे कोई भी एनजीओ बना सकते हो या कोई अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, इसके पास आपका पूरा राइट है। यू हैव राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। अगर आपको मुंबई घूमने जाना मुंबई घूमने जाओ, अगर आपको दिल्ली घूमने जाना दिल्ली घूमने जाओ, कहीं भी आप घूम सकते हो। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में किसी भी जगह रह सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप, ये नहीं कि अगर आप दिल्ली के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, दिल्ली में आपके घर है तो आप सिर्फ दिल्ली में रहोगे, नहीं भाई, अगर आप बेंगलोर रहना चाहते हो फॉरएवर आप रह सकते हो, कोई आपको मना नहीं करे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हो, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। फाइन, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपका पूरा हक है। फाइन, अब भी देखो गाइस, इन सब में एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या कर लिया, राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मिल गया तो आप किसी भी ऐसे एरियाज में चले गए वहाँ पे जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल है उनका राइट आपने उखाड़ दिया। तो हर एक चीज़ में क्या कुछ आपको एक्सेप्शन दी गई है, या फिर हर एक चीज़ का जो स्कोप है वो लिमिट किया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 था इसमें 7 राइट्स थे, जो कि आर्टिकल 1 था कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। सो ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 था इसमें 7 राइट्स था, लेकिन जो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट कर दिया गया। ये जो 6 राइट्स हैं वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर ये 6 राइट्स को आपको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, अगर आपको स्टेट ये वायलेट करे तो आपको इन स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड नॉट प्राइवेट, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल करे तो नहीं वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मोर ओवर जो ये राइट्स हैं वो सिर्फ हमारे इंडिया के सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, ना कि फॉरेनर्स के पास है या फिर लीगल पर्सन जैसे कंपनीज और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, ना कि फॉरेनर्स के पास है। फाइन, स्टेट क्या कर सकती है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है इन 6 राइट्स पे ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। मतलब कि ये जो 6 राइट्स हैं इन पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, मैंने आपको भी बताया कि इनका भी स्कोप लिमिटेड है, ठीक है। अगर अब क्या क्या जरा हम देख सकते हैं, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या है, इट इम्प्लाइज कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करता है, अपने बिलीव क्या वो सोचता है उन सबको एक्सप्रेस करता है, बाय माउथ मतलब बोल के एक्सप्रेस करता है, राइटिंग में लिख के एक्सप्रेस कर सकता है, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर उसको हक है कि वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है, जरा हम देख लेते हैं। राइट टू प्रोपिगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, मतलब कि आप क्या सोच रहे हो और आपको क्या लगता है वो दूसरा क्या सोच रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोपिगेट कर सकते हो। आपके पास प्रेसिंग का फ्रीडम है, मतलब कि जैसे आप मीडिया होती है ना उसका फ्रीडम है आप, ठीक है।
इसके अलावा आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का फ्रीडम है, तो आपको देख ही लो एडवर्टाइजमेंट आपके टीवी में भी आते हैं, यूट्यूब वगैरह में भी आते हैं, तो ये सबका फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मतलब कि अगर आप कुछ टेलीफोन कन्वर्सेशन का टैप कर रहे हो तो उसका भी राइट है। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कि आप कुछ भी टेलीकास्ट कर सकते हो, जैसे टीवी पे आ रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी जैसे आपके यूट्यूब पे आ रहा है या फिर अमेजोन नेटवर्क, तो आप कुछ भी टेलीकास्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। फाइन। इसके अलावा राइट अगेंस्ट बंद कार्ड अप बाय पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद कर दिया तो उसके अगेंस्ट भी आपको राइट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, आपको पूरा हक है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, तो इसके आपको पूरा हक है कि आप गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका राइट है, आप जान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, भाई चुप रहना चाहते हो तो चुप भी रह सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, जैसे आपको पता है फिल्म्स वगैरह पे या न्यूज़पेपर वगैरह पे कुछ मैटर को क्या है सेंसर किया जाता है, तो उसका भी राइट है, ठीक है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं है लेकिन आप पिकेटिंग कर सकते हो। फाइन। स्टेट क्या कर सकते हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी मतलब कि खतरे में ना आए या हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी खतरे में ना आए, तब तक ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या अगर स्टेट हमारी इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, या जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसिटमेंट ऑफ वायलेंस, इन सब के बेसिस पे जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फाइन। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखो जो अभी हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 क्लोज ए में कवर होता है। नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये जो हमारा कवर होता है आर्टिकल 19 क्लोज बी। हर एक सिटीजन को राइट है कि वो पीसफुली क्या करे, असेंबल हो बिना किसी आर्म्स के, ठीक है, बिना किसी हथियार के। इसमें क्या है, सिटीजन्स के पास राइट है कि वो पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, ठीक है, या फिर प्रोसेशन दे सकता है। ये जो फ्रीडम है वो एक्सरसाइज होते हैं ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनएक्ट, मतलब कि फ्रीडम जो है आप किसी भी पब्लिक लैंड पे क्या कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, पब्लिक मीटिंग को हेल्ड कर सकते हो, और ये जो असेंबली होनी वो बिल्कुल पीसफुल होनी चाहिए और यहाँ पे कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए। प्रोविजंस में ये है कि इसमें कोई भी वायलेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्डरलेस नहीं होना चाहिए, या फिर असेंबली में कुछ ये ना हो झगड़े और राइट्स नहीं होने चाहिए, या फिर अगर कोई पब्लिक पीस को भंग कर रहा हो या फिर कोई आर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, अगेन गाइस इसमें बोला कि राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड नहीं करती। स्टेट इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है सो दैट हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा ना हो सके या पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, ठीक है। तो गाइस जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो लोगों ने क्या किया, मतलब कि प्रोटेस्ट किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी में भी फर्क होता है, ठीक है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, किसी का रास्ता बंद कर रहे हो, रोड पे जाम लगा रहे हो, ट्रैफिक लगा रहे हो, तो ये आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, किसी भी असेंबली मीटिंग या प्रोसेशन को रिस्ट्रेन कर सकता है इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि सपोज करो आप कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे बैठ के धरना दे रहे हो, ठीक है, तो डीएम के पास पावर है कि वो आपके जो है इस पे क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। जैसे आप देख रहे हो फार्म लॉज है, किसानों ने क्या किया, मतलब कि बैठ के पीसफुली क्या किया, 26 जनवरी की बात नहीं कर रहे, पीसफुली प्रोटेस्ट किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है, ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, या फिर जो हमारी जो डेली लाइफ चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या फिर अनाउंस हो सकता है, तो डीएम क्या कर सकता है, कुछ उसमें क्या लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट, और मतलब कि अगर डीएम को ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई मीटिंग हो रही है, असेंबली हो रही है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या लोगों की हेल्थ सेफ्टी इन सब पे क्या है खतरा है, तो अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो डीएम है वो इस सबको क्या कर सकता है, इन सब पे एक्शन ले सकता है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 141 के अंडर 5 या मोर % से ज़्यादा की जो असेंबली है वो अनलॉफुल बनेगी if it was to resist the execution of any laws or legal processes to forcibly occupy the property of the some person, मतलब कि अगर सपोज करो आप 5 की जगह मतलब 5 लोगों तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग इकट्ठे अगर मीटिंग कर रहे हो और अगर आप उसमें कुछ इस तरह का डिस्कशन कर रहे हो कि किसी
डिस्कशन की वजह से अगर आप ये प्लान करो कि किसी लॉ को एग्जीक्यूट करने से आपने रोकना है, जैसे भी आप देख लो फॉर्म लॉ को बोला जा रहा है कि वो एग्जीक्यूट करने से रोक रहे हैं, पर वो तो हो चुका है ना। या आप क्या कर रहे हो, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हो कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाए, जानबूझ के हड़पा जाए, या अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने का, कमिट करने का सोच रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन को फोर्स करो कि वो कुछ इलीगल एक्ट करे, लाइक आपके नाम पे कुछ ड्रग्स की स्मगलिंग करें, इस तरह का इलीगल एक्ट करें, या फिर आप गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स को थ्रेटन करो ऑन एक्सरसाइज लॉफुल पर्पस, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये सब जो राइट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, तो अगर जो आपकी असेंबली है वो अनलॉफुल बन सकती है, ठीक है। तो गाइज इसमें आपको याद रखना है कि आप अगर असेंबल हो रहे विदाउट आर्म्स तो वो आपका राइट है, लेकिन अगर विदाउट आर्म्स असेंबल होने के बाद अगर आप ये तरह की हरकत कर रहे हो, लाइक अगर आप किसी फोर्सिबली ऑक्यूपाई करो किसी पर्सन के लैंड को, या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए किसी बंदे को फोर्स कह रहे हो कि आप करो, या इलीगल एक्ट करने के लिए किसी पर्सन को फोर्स करो, तो ये जो राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स है ये अनलॉफुल बन जाएगा अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फाइन। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 3, दैट इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के पास राइट है कि वो किसी कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। इसके अंदर आपके पास राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हो, सोसाइटीज बना सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, या फिर कोई भी व्हाट एनी बॉडी ऑफ पर्सन। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है, it not only include the right to start any association or union but also to continue with the association or union as such। मतलब कि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ स्टार्ट करिए, नहीं, आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। फर्दर इट कवर्स अ नेगेटिव राइट नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। फाइन। नेक्स्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इस पर भी इम्पोज की गई है, वही रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। अगर आपकी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी इन सब पे खतरा है तो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। सब्जेक्ट टू दिस रिस्ट्रिक्शन जो सिटीजन्स हैं उनके पास कंप्लीट लिबर्टी फ्रीडम है कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सो दैट वो अपने वही काम कर सके जो लॉफुल है। फाइन। क्यों कहते हैं आप वही काम कर सकते हो जो लॉ के दर में आते हैं। अगर आपने कोई लॉ को तोड़ने की बात करी तो ऑफकोर्स वो जो चीज़ है आपकी वो इलीगल एक्ट में काउंट होगी। फाइन। सब्जेक्ट टू दिस रिस्ट्रिक्शन मतलब कि इस रिस्ट्रिक्शंस के अलावा सिटीजन के पास कंप्लीट लिबर्टी है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सन। हाँ, वो जो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फाइन। मतलब कि आपने एसोसिएशन खोला, अपने कंपनी बना ली, लेकिन उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। रिकॉग्निशन तो और जो बॉडीज है हमने बनाई हुई है जो आपको रिकॉग्निशन देती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो ट्रेड यूनियंस हैं हैव नो गारंटेड राइट टू बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो राइट टू स्ट्राइक क्या कर दे, अलाउड कर दे, मतलब कि उनके पास स्ट्राइक करने का कोई राइट नहीं है, या फिर लॉकआउट करने का उनके पास राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक को कंट्रोल किया जाता है बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। फाइन। मेरी बात आपको समझ में आ गई। ट्रेड यूनियंस के पास राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक करें, और जो राइट टू स्ट्राइक है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक इंडस्ट्रियल जो लॉज हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विच इज़ कवर्ड अंडर द आर्टिकल 19 एंड ABCD। फाइन। तो फ्रीडम ने क्या कर रखा है, इसका मतलब हर एक सिटीजन्स के पास अलाउड है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री कहीं भी मूव कर सकते हैं। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा सकते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं विद इन अ स्टेट। ये राइट अंडरलाइन करती है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है, हमारा एक यूनिट है, इंडिया इज यूनिटी। मतलब कि आपने देखा ना आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या है, इंडिया सिर्फ एक ही यूनिट है। जो अगर हम देखते हैं सिटीजन, आपने पता है हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। सिंगल सिटीजनशिप देने का मतलब यही है कि हम किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट से क्या कर रहे हैं, हम किसी को डिस्टिंक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के एक यूनिट है, ये प्रमोट करती है नेशनल फीलिंग को एंड नॉट पैरोक्लिज्म को। फाइन। अगर हम इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ऑन द फ्रीडम, क्यों लगाते हैं, सो दैट हम कुछ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें और स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए जो अगर ट्राइबल एरियाज में अगर आप एंट्री करते हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, सो दैट हम उस पर्टिकुलर एरिया या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, कस्टम्स और जो उनके शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मैनर्स हैं हम उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, और उनके जो ट्रेडिशनल वोकेशन है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेफ गार्ड कर सके,
क्योंकि एक बार तो कोई पता चले बड़ा बाबू या जो अंबानी वगैरह है, अगर वो शेड्यूल एरियाज में इजीली अंदर जाके क्या कर सकते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है उनको आराम से दबा सकते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया हुआ है, इसमें कुछ क्या किया है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, सो दैट हम शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। फाइन। इसी तरह जैसे आपने देखा है कैसे जो कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ पे इनर लाइन परमिट आपको चाहिए अगर आपको वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो ये सब है क्या, ये इसलिए है सो दैट हम वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, आपको पता जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनकी मूवमेंट, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है प्रोस्टिट्यूट्स की, उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। मतलब कि जहाँ पे वो काम करती हैं उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है सो दैट वो पब्लिक हेल्थ सही रहे और मोरल्स जो वैल्यूज हैं वो भी हमारे इंटरेस्ट, इनको क्या कर रखा है, इनके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दीज जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं हाउ मच दे आर एंगेज इन दीज एक्टिविटीज, ठीक है। सो दीज वर्कर्स माइट बी अफेक्टेड बाय द एड्स। तो अगर ये ज़्यादा मूव करते हैं तो ये जो एड्स होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों की जो फ्रीडम है उनको क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। अब देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के भी दो डायमेंशंस है, मतलब कि एक तो विद इन द कंट्री और या फिर एक्सटर्नल, मतलब कि अगर आप हमारे इंडिया के बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें दो डायमेंशन होते हैं, इंटरनल दैट इज द राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, एक्सटर्नल क्या है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड टू राइट टू कम बैक टू द कंट्री। मतलब अगर आप इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हो और वापस इंग्लैंड से इंडिया आ रहे हो तो ये जो एक्सटर्नल मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ हमारे विद इन द कंट्री को मूवमेंट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आर्टिकल 19 में सिर्फ आप विद इन द कंट्री क्या कर सकते हो, अभी हमने पढ़ा ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी इसी मूवमेंट को प्रोटेक्ट करती है। जबकि जो सेकंड डायमेंशन है आउटसाइड द कंट्री वो आर्टिकल 21 के द्वारा डील किया जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के द्वारा, ठीक है। तो अगर आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फाइन। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अगेन आर्टिकल 19 क्लोज 5 में आएगा, ठीक है। देखो एवरी सिटीजन के पास राइट है कि वो हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी बोलो तो किसी भी स्टेट में क्या कर सकता है, रह सकता है और वहाँ पे सेटल हो सकता है। इस राइट में भी दो पार्ट्स हैं, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरी। मतलब अगर तो आप कहीं पर टेम्परेरी रह, लाइक अगर आपकी जॉब है वहाँ पे, लाइक अगर आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हो 2 साल के लिए 4 साल के लिए, तो आप वहाँ टेम्परेरी रह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, कहीं कंट्री के किसी पार्ट में सेटल हो रहे हो फॉर परमानेंट। सेटल का मतलब होता है परमानेंट होना, मतलब आप वहाँ पे होम बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो, वहाँ की उस पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल ले रहे हो, ठीक है। एट एंड परमानेंट मतलब कि सिंपल आ गया। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में भी दो एक्सपेक्ट्स कवर होते हैं कि कहीं आप टेम्परेरी रह रहे हो और कहीं पे आप परमानेंट अपना घर बना रहे हो और वहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे, ठीक है। तो ये दो होते हैं, मतलब कहीं टेम्परेरी रह रहे हो और परमानेंट रह रहे हो, ठीक है। राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री। देखो हमने अभी पढ़ा कि ये जो राइट दिया हुआ है आपको कि आप किसी भी पार्ट में रह सकते हो, इसका एम यही है कि जो हमारे विद इन द कंट्री जो इंटरनल बैरियर्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें और नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकें और जो नैरो माइंडेडनेस है उसको हम अवॉइड कर सकें। हाइवर स्टेट इसमें अगेंस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे, सो दैट अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को या फिर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, इसलिए इन दो ग्राउंड्स में हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फाइन। जो राइट है आउटसाइडर्स का टू रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर। अगेन वही बात है, किसी आउटसाइडर को हम अलाउड नहीं करते कि वो ट्राइबल एरियाज में रहे या सेटल डाउन हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और मैनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनका जो ट्रेडिशनल वहाँ पे वोकेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, उनको सेफगार्ड रखने के लिए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो ट्राइबल्स हैं उनको अलाउड है कि वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को खुद रेगुलेट कर सकते हैं एज पर कस्टमरी रूल्स एंड द रूल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सर्टेन एरियाज कैन बी बैन फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल। अगेन वही बात, अगर जो फ्रीडम टू हमने मूवमेंट पे पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में अगेन उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि अगेन जो सर्टेन जो एरियाज हैं वो हमने बैन किए गए हैं कि वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वहाँ पे वो मूव नहीं कर सकती या वहाँ पे वो नहीं रह सकती। फ्रॉम द इट इज़ क्लियर दैट जो राइट टू रेजिडेंस है और जो राइट टू मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी तक ओवरलैप हो रहा है, ये हमने देख लिया। बहुत आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेजिडेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। फाइन। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 और क्लोज 6 दैट इज द
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। देखो हर सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी सर्विस कर सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। ये जो राइट है वेरी वाइड है, क्योंकि इसमें कोई भी आप अपनी कमाई के लिए, आप अपनी लाइफ जीने के लिए आपको ऑफकोर्स अर्निंग की जरूरत है, तो आप वो अर्निंग किसके थ्रू कर सकते हो, तो इसमें कवर वही सभी ऑक्यूपेशंस कवर है, राइट। हाउएवर इम्पोज अगेन स्टेट क्या कर सकती है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, सो दैट हम जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फर्दर स्टेट इज एम्पावर्ड, स्टेट के पास पावर है। देखो अगर आप पर्टिकुलर प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टरी का प्रोफेशन है, आप तभी कैरी आउट कर सकते हो ना जब आपके पास डिग्री है। ये तो नहीं ना बिना डिग्री के आप करने लग जाओगे, अगर आप करोगे तो डजंट मीन कि आपका राइट है, नो, इट मीन देन यू आर वायलेटिंग द लॉ, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, अगर आप कुछ इस तरह का प्रोफेशन कर रहे हो फॉर पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, फाइन। तो इसमें सिंपल बताया हुआ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है देन यू नीड अ डॉक्टर डिग्री, फिर मतलब कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको जरूरी है फॉर प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, फाइन। इसके अलावा कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सप्लिशन ऑफ सिटीजंस और अदरवाइज, ठीक है। तो इसमें फर्द स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ भी क्या कर सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। 10 नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन अ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस आइदर अ मोनोपोली टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजंस or in competition with any citizen, the state is not required to justify its monopoly। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो इनका कहने का मतलब क्या है, अगर स्टेट ऐसा कोई ट्रेड कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है जिसमें वो या तो बहुत ही कम सिटीजन को इंक्लूड कर रही है या फिर क्या करे किसी सिटीजन से कम्पीट कर रही है, तो स्टेट को अपनी कंट्रोल को जस्टिफाई करने का कोई राइट नहीं है। जब स्टेट के पास राइट है कि वो ऐसा कर सकती है, इसके अंदर ये ट्रेड कवर नहीं होता, राइट। अगर आपको मिला है कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी आउट कर सकते हो, इट डजंट मीन कि आप इस तरह के इमोरल एक्ट करो। जैसे अगर आप ट्रैफिकिंग करो वुमेन के, चिल्ड्रन की, ये सब आप नहीं कर सकते, या फिर आप ड्रग्स बना रहे हो, एक्सप्लोसिव बना रहे हो, ये सब आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो स्टेट क्या कर सकती है, एब्सोल्युटली इस तरह की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर सकती है और इनको रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू लाइसेंसिंग, ठीक है। तो गाइस ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें कवर है और एक्सेप्शन हर एक चीज में जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। सो गाइस अगर कोई डाउट हो अगेन आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बाकी तब तक बाय बाय, टाटा।